हेलो फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। और आज हिस्ट्री में 10 क्वेश्चन मैंने लिए हैं और अच्छे क्वेश्चन हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। सारे क्वेश्चन जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शासनकाल में, बी है कुमारगुप्त प्रथम के शासनकाल में, सी है अस्कंद गुप्त के शासनकाल में और डी है बुधगुप्त के शासनकाल में। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, अस्कंद गुप्त के शासनकाल में। ठीक है, राइट ऑप्शन ऑप्शन सी, अस्कंद गुप्त के शासनकाल में हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था। ठीक है, और 455 ईस्वी में हुणों का भारत पर पहला आक्रमण हुआ था गुप्त शासक अस्कंद गुप्त के समय में। कब हुआ था? 455। ठीक है, 455 ईस्वी में हुआ था अस्कंद गुप्त के काल में। और इस युद्ध में हुणों की पराजय भी हुई थी। पराजय किसकी हुई थी? हुणों की पराजय इस युद्ध में हुई थी। ठीक है, हुण इसमें पराजित हुए थे। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए थे? चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच प्रथम ने, या समुद्रगुप्त ने, या श्रीगुप्त ने? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम ने। चंद्रगुप्त फर्स्ट ने सर्वप्रथम इसने सिक्के जारी किए थे। और चंद्रगुप्त प्रथम के पूर्व के शासक द्वारा जारी जो सिक्के थे उसका कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है, राजा हर्षवर्धन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया। सेकेंड पॉइंट है, उसने अपने जीवन काल में उसने धर्म परिवर्तन कर जैन धर्म अपना लिया था। या थर्ड पॉइंट है, उसने पुरोहितों को भूमि दान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो राजा हर्षवर्धन के संबंध में। ठीक है, तो कौन सी इसमें बातें जो है सही है? और राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें से कोई भी चीजें सही नहीं है। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली बात देखिए, 590 से 647 ईस्वी। ठीक है, 590 से 647 ईस्वी एक भारतीय सम्राट था हर्ष, जिसे राजा हर्षवर्धन भी कहा जाता है। और इसने 606, ठीक है, 606 से 647, ठीक है, 606 से 647 ईस्वी तक उत्तर भारत में अपना शासन किया था। और वह पुष्यभूति राजवंश से संबंधित था और कन्नौज इसकी राजधानी थी। राजधानी क्या थी इसकी? कन्नौज। ठीक है, इसकी राजधानी थी कन्नौज। तो इसकी राजधानी पाटलिपुत्र नहीं थी, पहला पॉइंट। दूसरी बात, हर्ष जो है ये एक धार्मिक सहचुरी नीति का इसने पालन किया था और वह अपने प्रारंभिक काल में एक शैव था। क्या था प्रारंभिक काल में? शैव धर्म का उपासक था। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसने बौद्ध धर्म का एक महान संरक्षक बन गया। तो किस धर्म का संरक्षक बन गया? दूसरी बात, बौद्ध धर्म। ठीक है, तो ये बौद्ध धर्म का संरक्षक बन गया। तीसरा पॉइंट है, उसने पुरोहितों को भूमि दान देने की प्रथा को समाप्त कर दिया। तो देखिए, राज्य को ये विशेष सेवाएं प्रदान करने के लिए ये पुरोहितों को भूमि अनुदान किया जाता था। और इसके अतिरिक्त हर्ष को राजपत्र के माध्यम से भी अधिकारियों को भूमि अनुदान का देने का श्रेय दिया जाता है। इसलिए यह भी चीज, तीसरी पॉइंट भी सही नहीं है, वह भूमि अनुदान देता था। ठीक है, तो ये भी तीनों ही बातें सही नहीं है। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट, हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। यह एक बौद्ध महाविहार था। उसके बाद जहां बौद्ध विद्वानों को शिक्षा दी जाती थी, यानी बौद्ध महाविहार था जिसके जहां विद्वानों को बौद्ध विद्वानों को शिक्षा दी जाती। उपयुक्त में से कौन से कथन है वो सही है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कथन एक जो है वो इसमें सही नहीं है कि हर्षवर्धन ने 7वीं शताब्दी ईस्वी में इसकी स्थापना की थी। देखिए, गुप्त काल में कुमारगुप्त
प्रथम द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये जो दिया है कि बौद्ध महाविहार था जो बौद्ध विद्वानों की शिक्षा दी जाती थी। तो इसमें देखिए कथन जो 2 है वो सही है और पहली इसमें सही नहीं है। ठीक है, तो गुप्त काल में कुमारगुप्त जो नालंदा विश्वविद्यालय की गई थी और उसके उत्तराधिकारी थे, जो आगे चलकर हर्ष ने क्या किया था, इसको संरक्षण प्रदान किया था। ठीक है, और इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन 2 सही हो जाएगा और फर्स्ट इसमें सही नहीं होगा। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन है, वह सबसे महान हिंदू राजाओं में से एक था जिसका दरबारी, ठीक है, जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था। चीनी यात्री हेनसांग ने उसके दरबार का भ्रमण किया और उसने जो कुछ भी देखा उसका विस्तृत विवरण छोड़ दिया। उसका प्रशासन सामंती था। ठीक है, उसका प्रशासन सामंती था और विकेंद्रित था। मंत्रियों और अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया जाता था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। उपरोक्त विवरण निम्नलिखित में से किस राजा का सबसे अच्छा वर्णन करते हैं। ठीक है, और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त में से राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, हर्षवर्धन। या हर्षवर्धन के बारे में बात की जा रही है और ह्वेनसांग जो था हर्षवर्धन के शासन काल में आया था, जैसा कि 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासन काल था। और उसी समय ह्वेनसांग जो प्रसिद्ध चीनी यात्री था, ठीक है, चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासन काल में आया था और इसने भारत का भ्रमण किया था और इसलिए इसका वर्णन तीर्थयात्रियों के राजकुमार के रूप में की जाती है और उसकी भारत यात्रा हर्षवर्धन के शासन काल की एक महत्वपूर्ण घटना है, जिससे बहुत सारी हमें जानकारी मिलती है। और हर्ष का प्रशासन सामंती और विकेंद्रीकृत दोनों था। ठीक है, और जिन्हें हर्ष का साम्राज्य कई प्रांतों में भी विभाजित था, कई प्रांतों में इसका साम्राज्य विभाजित था और जिन्हें क्या कहा जाता था, भुक्ति के रूप में जाना जाता था। जिन्हें किस रूप में जाना जाता था, भुक्ति के रूप में जाना जाता था, भुक्ति कहा जाता था। ठीक है, और भुक्तियों को आगे कई जिलों में विभाजित किया जाता था। तो इस प्रकार जो ये बात की जा रही है सारी, ये हर्षवर्धन के शासनकाल के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, और बाणभट्ट था जिसका दरबारी कवि बाणभट्ट था, ये बात सही है। देखिए ये कवि था जो बाणभट्ट था जिसने हर्षचरित की रचना की थी। हर्षचरित, कादम्बरी, चंडिका शतक और पार्थिव परिणय जैसे उपन्यास इसने लिखे थे। हर्षचरित लिखा था बाणभट्ट ने और कादम्बरी लिखा था। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक्स के नेम है ये, कादम्बरी और चंडिका शतक। ठीक है, चंडिका शतक ये इसकी बुक थी एक, बाणभट्ट की। ये जैसे उपन्यास इसने लिखी थी और पार्वती परिणय। ठीक है, 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में 2 तथ्य दिए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा निरूपित किया गया, दूसरे कारण आर से निरूपित किया गया। इन तथ्यों का परीक्षण ध्यानपूर्वक कीजिए तथा नीचे दिए कूट का सही उत्तर चयन करें। कथन ए है, हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की। कथन आर है, वह बौद्ध धर्म की महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। ठीक है, इसमें कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, पहला कथन क्या है, हर्षवर्धन प्रयाग संसद आयोजित की थी और दूसरी बात है वह बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को लोकप्रिय बनाना चाहता था। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। ए और आर दोनों सही तो हैं लेकिन इसकी व्याख्या क्या है वो सही नहीं है। ठीक है, यानी दोनों ही बातें हर्षवर्धन ने प्रयाग संसद आयोजित की थी और उसके अलावा दूसरी बात भी सही, बौद्ध धर्म की केवल महायान शाखा को वह लोकप्रिय बनाना चाहता। देखिए हर्षवर्धन जो प्रयाग कहा जाता है कि हर्षवर्धन की ने ही प्रयाग नाम रखा है वहां पे। और शिव की बौद्ध धर्म की महायान शाखा का समर्थक होने के साथ साथ विष्णु में शिव भक्ति का भी ये
समर्थक था, जैसा कि शैव धर्म को पहले मानता था ये। और ऐसा माना जाता है कि हर दिन प्रतिदिन 500 ब्राह्मणों और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को भोजन कराता था। कितने? 500 तो ब्राह्मणों को और 1000 बौद्ध भिक्षुओं को ये क्या कराता था? भोजन कराता था। और हर्षवर्धन के महान सिद्धांतों के प्रचार के लिए लगभग 643 में कन्नौज तथा प्रयाग में 2 विशाल धार्मिक सभाओं का आयोजन किया गया। और संगम जो होता है, कहा जाता है कि शायद इसी ने इसकी शुरुआत की थी। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक स्मृति में यह कथन मिलता है कि राजपत्र कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? ठीक है, 7वां क्वेश्चन। और मनुस्मृति, पराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति। क्या क्वेश्चन है? स्मृति में किस एक ही स्मृति में राजपत्र कपड़े तथा अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे? तांबे की पट्टिका होती थी, उस पे लिखे जाते थे। और राइट ऑप्शन हो जाएगा याज्ञवल्क्य स्मृति। ठीक है, इसमें सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, याज्ञवल्क्य स्मृति। और इसकी रचना कब हुई थी? गुप्त काल में हुई है, करीब 5वीं शताब्दी ईस्वी में गुप्त काल में रचना हुई है इसकी, याज्ञवल्क्य स्मृति की। ठीक है, इसकी रचना गुप्त काल में हुई है, याज्ञवल्क्य स्मृति की। और देखिए, राजपत्र और कपड़े पर अथवा ताम्र पट्टिका पर लिखे जाते थे। ठीक है, और 8 क्वेश्चन है। 8 क्वेश्चन है, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान मगध में उगाए जाते थे। ठीक है, ह्वेनसांग ने क्या उल्लेख किया है? उसने जो विवरण वृतांत लिखा है उसमें लिखा है कि ह्वेनसांग का उल्लेख है कि गन्ना और गेहूं जो है वो पश्चिम भारत में उगाए जाते थे, जबकि धान कहाँ पे उगाया जाता था? मगध में। सेकंड पॉइंट है, ह्वेनसांग का उल्लेख है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा, 1/4 सरकारी खर्चे के लिए, दूसरी जो चौथाई है राज्य कर्मचारियों के वेतन के लिए, तीसरी चौथाई बौद्धिक उपलब्धियों को पुरस्कृत करने के लिए, और तीसरी चौथी जो थी वो दान के लिए। ठीक है, देखिए हर्षवर्धन बहुत दानी था और बहुत बौद्ध धर्म को भी मानता था, शैव धर्म को भी मानता था। और एक महान शासक के रूप में हर्षवर्धन की जो है गिनती की जाती है। ठीक है, और इसमें से राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 8 क्वेश्चन का? और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2 दोनों ही। ठीक है, 1 और 2 दोनों ही बातें सही हैं कि जो ह्वेनसांग ने बात की है कि गन्ना और गेहूं उत्तर पश्चिम भारत में उगाए जाते थे और धान कहाँ उगाए जाते थे? वो मगध में उगाए जाते थे। और दूसरी बात भी सही है कि हर्षवर्धन ने अपने राज्य की आय को 4 हिस्सों में बांटा था। ठीक है, और देखिए जैसा कि ह्वेनसांग आया था तो उसने पवित्र स्थानों का, बौद्ध धर्म से जो भी पवित्र स्थान थे संबंधित, उसका उसने वहां उसने टहला घूमा और उन स्थानों पर गया और वह अध्ययन करता था। और उसे अपनी यात्रा के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा था जिसे सी युगी कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसे? सी यू की कहा जाता था। ठीक है, इस जो ग्रंथ की इसने रचना की थी। और उस समय की, उससे भारत की जो राजनीतिक, आर्थिक और तत्कालीन जो भी चीजें थी और सामाजिक स्थितियां थी उसका उसने वर्णन किया है। और किसी भाषा का उल्लेख करते हुए उसने लिखा है कि गन्ना और जो गेहूं थे वो उत्तर पश्चिम भारत में, और तथा जो धान था वो मगध में उगाया जाता था। और सम्राट हर्ष के विषय में भी उसने लिखा है कि राजकीय भूमि से जो भी आमदनी होती थी उसे 4 प्रकार से खर्च किया जाता था और चारों प्रकार से इस तरीके से वो खर्च किया जाता था। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन सी। 9th क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शैलेंद्र राजा ने नालंदा में एक मठ का निर्माण किया और पाल शासक देवपाल से इसके रख रखाव के लिए 5 गांव दान देने का निवेदन किया? धड़ी बर्मन, बालपुत्र देव, चूड़ामणि बर्मन, श्रीमान विजय हुंग बर्मन। और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा, बालपुत्र देव। ठीक है, देखिए पाल वंश के शासक देवपाल थे और देवपाल के समय में नालंदा में एक विहार बनवाने वाला बालपुत्र देव शैलेंद्र वंशीय था। जावा सुमात्रा का। कहाँ का था ये? जावा
सुमात्रा। ठीक है, जावा सुमात्रा का था ये बाल पुत्र देव। ठीक है, और शैलेंद्र वंशीय था, और इसने बलवर्मा के नेतृत्व में एक दूत मंडल भेजकर देवपाल से नालंदा में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। जो देवपाल जो था वो पाल वंश का शासक, पाल वंश का शासक था देवपाल। ठीक है, तो इसने भूमि एक मांगी थी और वहां पे बनवाने के लिए बौद्ध विहार, और जिसे देवपाल ने उसकी अनुमति मांगी थी और जिस देवपाल ने उसको अनुमति प्रदान कर दी थी। और इसका उद्देश्य था कि नालंदा में जावा के विद्यार्थियों के लिए एक विशेष विद्यालय के निर्माण हेतु मगध के 5 गांवों के अनुदान की व्यवस्था करना था। तो इसका क्या उद्देश्य था कि जो जावा के विद्यार्थी हैं, ठीक है, क्योंकि जावा सुमात्रा का था, तो जो जावा के विद्यार्थी हैं उनके लिए एक विशेष विद्यालय के निर्माण के लिए इसने 5 गांव, उनके लिए जावा के बच्चे जो आकर यहाँ पे रह सकें, पढ़ सकें, उनके लिए एक विशेष विद्यालय ये बनवाना चाहता था। बाल पुत्र देव बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर एग्जाम में ये आ चुका है क्वेश्चन और रिपीट होता रहता है, चाहे पीसीएस का हो, आईएएस का हो, नेट का हो, टीईटी पीईटी का हो, कोई भी एग्जाम हो। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान रखें। 10th एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत विलास प्रहसन नामक नाटक के लेखक महेंद्र बर्मन का तब समकालीन है? पुष्यमित्र शुंग, चंद्रगुप्त प्रथम, चंद्र समुद्रगुप्त, हर्षवर्धन। तो ये कौन है निम्नलिखित में से जो मत विलास प्रहसन का नाटक के लेखक महेंद्र बर्मन का समकालीन यानी उसके समय का है? और राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन इसके शासनकाल का है के समान का समकालीन शासक है, जैसा कि क्योंकि इसका काल जो है 600 से 630 था, और जबकि हर्षवर्धन का 600 से 647 था, और इसका 600 से, ठीक है, इसका था 600 से 630, तो इसलिए ये समकालीन थे। और पल्लव शासक महेंद्र बर्मन था। ये महेंद्र बर्मन पल्लव वंश का शासक था। ठीक है, पल्लव वंश का महेंद्र बर्मन जो था वो पल्लव वंश का शासक था। और संस्कृत में इसने एक पुस्तक लिखी है मत विलास प्रहसन। किस भाषा की है ये? संस्कृत भाषा में। कई बार भाषा पूछ लेता है, तो संस्कृत भाषा में लिखी गई ये मत विलास प्रहसन ये पुस्तक है। और इसकी महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसमें इसने कापालिक जो थे और बौद्ध सन्यासियों की आलोचना भी इसमें की गई है। और महेंद्र बर्मन में मदविलास विचित्र तथा गुणभर आदि और भी उपाधियां इसने धारण भी की थी। ठीक है, और राइट ऑप्शन है हर्षवर्धन। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें जिससे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।